हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे एनसीईआरटी जियोग्राफी क्लास 9th चैप्टर 4 जलवायु। इसके पहले अध्याय में हमने देखा था भारत, आकार और स्थिति, भारत का भौतिक स्वरूप तथा अफवाह। हम इस चैप्टर में भारत की जलवायु के बारे में देखेंगे। देखिए, इसमें आप देखेंगे कि हमारे देश में असला कृतियों एवं अफवाह के बारे में इसमें पढ़ चुके हैं पहले। किसी क्षेत्र के प्राकृतिक पर्यावरण को समझने के लिए 3 मूल तत्व यही हैं। यानी 3 मूल तत्व कौन कौन से हैं? स्थलाकृति है, अफवाह है और जलवायु। इस अध्याय में आप तीसरे तत्व अर्थात हमारे वायुमंडलीय अवस्था के बारे में पढ़ेंगे। हम दिसंबर में ऊनी वस्त्र क्यों पहनते हैं, अथवा हम मई में गर्म तथा असुविधाजनक क्यों होते हैं, जून एवं जुलाई में वर्षा क्यों होती है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर हम इस भारत की जलवायु अध्याय में सही ढंग से अध्ययन करेंगे। चलिए देखते हैं मौसम और जलवायु किसे कहते हैं। तो हम मौसम के बारे में पहले में देखते हैं। मौसम एक विशेष समय में एक क्षेत्र में वायुमंडल की अवस्था को बताता है। वहीं जो जलवायु है एक विशाल क्षेत्र में लंबे समय 30 वर्ष से अधिक हो सकता है में मौसम की अवस्थाओं तथा विविधताओं का योग होता है, उसे हम जलवायु कहते हैं। और वहीं मौसम देखिए क्या बताया है। मौसम एक विशेष समय में एक क्षेत्र के वायुमंडल की अवस्था को बताता है। मौसम तथा जलवायु के तत्व हैं कुछ, जैसे तापमान है, वायुमंडलीय दाब है, पवन है, आर्द्रता, वर्षण, एक ही तत्व होते हैं ये सब। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि मौसम की अवस्था प्रायः एक दिन में कई बार बदलती है, लेकिन फिर भी कुछ सप्ताह या कुछ महीने तक वायुमंडलीय अवस्था लगभग एक समान ही बनी रहती है। जैसे दिन गर्म ठंडे, हवादार या शांत, असमान बादलों से घिरा या साफ, आर्द्र या शुष्क हो सकते हैं। महीनों के औसत वायुमंडलीय अवस्था के आधार पर वर्ष को ग्रीष्म, शीत, वर्षा ऋतु में विभाजित किया जाता है। महीनों के हिसाब से हम वायुमंडलीय उसकी अवस्था को देखते हुए किस में विभाजित करते हैं? ग्रीष्म में, शीत ऋतु, वर्षा ऋतु, 3 ऋतुओं में विभाजित किया जाता है। आगे देखिएगा, विश्व को अनेक जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। क्या आप जानते हैं कि भारत की जलवायु कैसी है, ऐसा क्यों है? इस संबंध में हम इस अध्याय में अवश्य अध्ययन करेंगे। क्या आप जानते हैं कि मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी शब्द मौसम से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है मौसम। मानसून का अर्थ क्या होता है कि एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन को क्या कहते हैं? मानसून कहते हैं। अब आप देखते होंगे जैसे ऋतु कितनी है, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु। इन ऋतुओं के अनुसार वायु की दिशा में परिवर्तन को क्या कहते हैं? मानसून। तो आगे देखिए क्या है। देखिए, भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। एशिया के इस प्रकार की जलवायु मुख्यतः दक्षिण और दक्षिण पूर्व में पाई जाती है। यानी कि एशिया में इस प्रकार की जलवायु एशिया के दक्षिण और दक्षिण पूर्व क्षेत्रों में पाई जाती है। समान प्रतिरूप में लगभग एकरूपता होते हुए भी देश की जलवायु अवस्था में स्पष्ट प्रादेशिक भिन्नताएं हैं। आइए हम देखें, हम 2 महत्वपूर्ण तत्व तापमान तथा वर्षण को लेकर के देखें कि एक स्थान से दूसरे स्थान में किस प्रकार मौसम में परिवर्तन देखने को मिलता है। गर्मियों में, आप गर्मियों की बात करेंगे यदि, तो राजस्थान में देखेंगे तापमान बहुत अधिक रहता है। लगभग राजस्थान के कुछ स्थान पर 50 डिग्री तक पहुंच जाता है, जबकि वहीं जम्मू कश्मीर के पहलगाम क्षेत्र के आसपास क्षेत्रों में 20 डिग्री सेल्सियस तक ही रहता है। देखिएगा लगभग कितना अंतर आ गया इसमें, 30 डिग्री सेल्सियस का अंतर रहता है। आप गर्मी के दिनों में यदि राजस्थान जाएंगे तो वहाँ का तापमान 50 डिग्री रहेगा, यदि जम्मू कश्मीर जाएंगे तो वहाँ 20 डिग्री रहता है। अब वहीं सर्दी की बात कर लेते हैं, तो सर्दी की रात में क्या होता है, जम्मू कश्मीर के द्रास क्षेत्र में तापमान -45 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जा सकता है,
जबकि वहीं तिरुवनंतपुरम में यह तापमान 22 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। देखिए सर्दी की रात में क्या बता रहा है कि सर्दी की रात में जम्मू कश्मीर में तापमान -45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। वहीं तिरुवनंतपुरम यानी कि जो केरल वाला क्षेत्र है, केरल तमिलनाडु वाला क्षेत्र, वहाँ पर तापमान लगभग 22 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। आगे देखिएगा क्या दिया है। देखिए ये तापमान में भी अंतर देखने को मिलता है, बहुत कम अंतर देखने को मिलता है और बहुत ज़्यादा अंतर देखने को मिलता है। देखिए भारत के कुछ क्षेत्रों में रात और दिन के समय तापमान बहुत अधिक अंतर देखने को मिलता है। जैसे थार के मरुस्थल में आप देखेंगे तो वहाँ पर तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है, जबकि उसी रात दिन में 50 डिग्री सेल्सियस, उसी रात देखेंगे तो 15 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच सकता है। इतना ज़्यादा अंतर देखने को मिलता है। लगभग 35 डिग्री का अंतर यहाँ देखने को मिल रहा है, दिन रात में ही इतना अंतर। वहीं दूसरी ओर आप केरल या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में दिन रात का तापमान लगभग समान ही रहता है। तो देखिएगा स्थान चेंज हो रहा है, तो कितना तापमान में भिन्नता देखने को मिल रही है। अब हम वर्षण की बात कर लेते हैं। वर्षण यानी कि वर्षा। वर्षण की ओर ध्यान दें तो वर्षण के रूप प्रकार में ही नहीं बल्कि इसकी मात्रा एवं ऋतु के अनुसार वितरण में भी भिन्नता होती है। अब देखिए वर्षण जो वर्षा का रूप, प्रकार, मात्रा, ऋतु के अनुसार इसके वितरण में भी भिन्नता देखने को मिलती है। हिमालय में वर्षण अधिकतर हिम के रूप में होता है तथा देश के शेष भाग में वर्षा के रूप में होता है। आप देखेंगे वर्षा का रूप परिवर्तित होगा कि नहीं। हिमालय में यदि वर्षा की बात करेंगे तो वहाँ हिम के रूप में होगा, वहीं भारत के अन्य स्थानों की बात करेंगे तो वर्षण यानी कि जल की बूंदों के रूप में होता है। अब देखिए वार्षिक वर्षण में भिन्नता। अब वार्षिक वर्षण में भी भिन्नता होती है, यानी कि यदि हम एक वर्ष के हिसाब से देखें तो मेघालय में वर्षा 400 सेंटीमीटर से लेकर के लद्दाख से लेकर के मेघालय में 400 सेंटीमीटर होती है। वहीं लद्दाख तथा पश्चिमी राजस्थान में यह 10 सेंटीमीटर तक होती है। देश के अधिकतर भागों में जून से सितंबर तक वर्षा होती है, लेकिन कुछ क्षेत्र जैसे तमिलनाडु तट वर्षा अक्टूबर और नवंबर के मध्य होती है। तो आप देखेंगे कि वर्षा का भी वितरण किस प्रकार से भिन्न भिन्न है। मेघालय में सबसे ज़्यादा वर्षा, सबसे कम वर्षा लद्दाख और राजस्थान में। वहीं देश के भीतरी वाले भागों जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, इन सब में वर्षा कब होती है? जून से लेकर के सितंबर तक वर्षा होती है। वहीं तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट वाले क्षेत्र में अक्टूबर नवंबर के समय यानी कि सर्दियों में वर्षा होती है। हम इन्हीं भिन्नताओं को इस अध्याय में पढ़ेंगे कि ये सब अंतर किस प्रकार क्यों देखने को मिलता है। आगे देखिए, समान रूप से तटीय क्षेत्रों में तापमान में अंतर कम होता है। यह कम क्यों होता है इसको हम भी आगे देखेंगे। देश के आंतरिक भागों में मौसमी ऋतुनिष्ठ अंतर अधिक होता है। उत्तरी मैदान में वर्षा की मात्रा सामान्यतः पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है। अब हम देखेंगे उत्तरी मैदान में वर्षा की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है, यानी कि जितनी वर्षा पश्चिम बंगाल में होगी उससे कम वर्षा पंजाब वाले क्षेत्र में होगी। ये भिन्नताएं लोगों के जीवन में विविधता लाती है, जो उनके भोजन, वस्त्र और घरों के प्रकार में देखने को मिलती है। ये जो वर्षा की मात्रा की भिन्नता है उनके जीवन में बहुत बड़ी रहन सहन में रोल निभाती है। उनकी भोजन, वस्त्र और घर के प्रकार में भी भिन्नता देखने को मिलती है। यदि आप अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में जाएंगे तो वहाँ के घर और कम वर्षा वाले क्षेत्रों के घर में अंतर देखने को आप पाएंगे। आगे देखिएगा, जलवायु नियंत्रण। किसी भी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने वाले 6 प्रमुख कारक हैं। अब देखिए हम मेन पॉइंट आ रहे, पीछे क्या पढ़े हैं, बहुत से अंतर देखे हैं, तापमान में देखे अंतर, वर्षण में देखे अंतर। अब हम देखेंगे इनको प्रभावित कौन कौन से कारक करते हैं, कौन कौन से तत्व इनको प्रभावित करते हैं।
तो क्या बता रहा है, इसमें 6 प्रमुख तत्व हैं। इन 6 तत्वों को आप के आधार पर आप किसी स्थान की जलवायु को बता सकते हैं कि कहाँ पर जलवायु कैसी है। देखिए, कारक है, पहला कारक क्या है, अक्षांश। दूसरा है तुंगता, तुंगता यानी कि ऊंचाई। तीसरा है वायुदाब एवं पवन तंत्र। और चौथा है समुद्र से दूरी। पांचवा है महासागरीय धाराएं। छठा है उच्चावच के लक्षण। इन 6 प्रमुख कारकों को आप दिमाग में रखिएगा। इनके अनुसार आप किसी स्थान की जलवायु के बारे में आसानी से अनुमान लगा सकते हैं। अब देखिए, आगे दिया है, पृथ्वी की गोलाई के कारण इसे प्राप्त सौर ऊर्जा की मात्रा अक्षांश के अनुसार अलग अलग होती है। देखिए, आपको पता है पृथ्वी गोल है, जिस कारण सौर ऊर्जा की मात्रा अलग अलग स्थानों पर भिन्न भिन्न मिलती है। इसके परिणाम स्वरूप तापमान विषुवत से ध्रुवों की ओर जाने पर समानतः घटता जाता है। आप विषुवत पर तापमान सर्वाधिक पाएंगे, वहीं ध्रुवों पर तापमान सबसे कम मिलता है। जब कोई व्यक्ति पृथ्वी की सतह पर ऊंचाई की ओर जाता है तो वायुमंडलीय सघनता कम हो जाती है, जिस कारण तापमान घट जाता है। यानी कि हम यदि पृथ्वी की सतह से ऊंचाई की ओर जाएंगे तो तब भी तापमान में कमी आएगी। आप इसीलिए आप देखते होंगे पहाड़ियों में गर्मी के मौसम में भी ठंड होती है। यानी कि आप यदि गर्मी के मौसम में ऊंचाई पर चले जाइए तो वहाँ पर ठंड देखने को मिलेगा। किसी भी क्षेत्र का वायुदाब पवन तंत्र उस स्थान के अक्षांश तथा ऊंचाई पर निर्भर करता है। देखिए, यहाँ पर क्या बता रहा है, किसी क्षेत्र का वायुदाब यानी कि एयर प्रेशर कितना है और पवन तंत्र, पवन कौन सी बह रही है, उस स्थान के अक्षांश और ऊंचाई पर निर्भर करता है। आगे देखिएगा, इस प्रकार यह तापमान एवं वर्षा के वितरण को प्रभावित करते हैं। समुद्र का जलवायु पर समकारी प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ती जाती है, यह प्रभाव कम होता जाता है एवं लोग विषम मौसम अवस्थाओं को महसूस करते हैं। इसे महाद्वीपीय अवस्था, गर्मी में बहुत अधिक गर्म एवं सर्दी में बहुत अधिक ठंड कहते हैं। महासागरीय धाराएं समुद्र की ओर चलने वाली हवाओं के साथ तटीय क्षेत्रों की जलवायु को प्रभावित करती हैं। उदाहरण के लिए, कोई भी तटीय क्षेत्र जहाँ गर्म या ठंडी जलधाराएं बहती हैं और जलवायु की दिशा समुद्र से तट की ओर होती है, तब वह तट गर्म हो जाता है। देखिए, इसमें क्या समझा रहा है, जैसे जैसे हम समुद्र से दूरी बढ़ती जाती है तो यह प्रभाव कम हो जाता है। लोग मौसम की विभिन्न विषम अवस्थाओं को महसूस करते हैं। महाद्वीपीय अवस्था किसे कहते हैं? जैसे महाद्वीपीय अवस्था का अर्थ यह होता है कि वह स्थान जहाँ पर गर्मी में बहुत अधिक गर्म, सर्दी में बहुत अधिक ठंड मिलता हो, वहाँ महाद्वीपीय अवस्था कहा जाता है। और महासागरीय धाराएं किस प्रकार देखो प्रभावित करती हैं। जहाँ पर जिस तट पर गर्म महासागरीय धाराएं आके मिलेंगी, वहाँ का तापमान अधिक गर्म होगा। और वहीं जिस तट पर ठंडी महासागरीय धाराएं आकर के मिलेंगी तो वहाँ पर कैसा तापमान रहेगा, ठंडा रहेगा। आगे देखिएगा, अंत में किसी स्थान की जलवायु को निर्धारित करने वाले उच्चावच की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऊंचे पर्वत अथवा गर्म वायु को अवरोधित करते हैं। यदि उनकी ऊंचाई इतनी हो कि वे वर्षा लाने वायु के रास्तों को रोकने में सक्षम होते हैं, तो वे उस क्षेत्र में वर्षा का कारण भी बन सकते हैं। पर्वतों के पवन विमुखी ढाल अपेक्षाकृत सूखे रहते हैं। अब देखिएगा, उच्चावच, यदि किसी स्थान पर पर्वत रहेगा तो क्या स्थिति बनेगी कि ये जो उच्चावच हैं उस स्थान की जलवायु को भी प्रभावित करेंगे। क्या करते हैं काम कि यह मानसून को रोक करके पवन विमुखी ढाल की ओर वर्षा कराते हैं। वहीं इसका
पवन विमुखी ढाल जो है होता है, यानी पवन की दिशा के विपरीत ढाल पर सूखे की स्थिति बन जाती है। क्यों? क्योंकि इधर वर्षा कम होती है। तो इस कारण जो उच्चावच भी क्या करते हैं, जलवायु को प्रभावित करते हैं, वर्षण को प्रभावित करते हैं। देखिएगा आगे क्या है, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। अब देखिए हम इसको विस्तार से समझेंगे। अक्षांश, पहला हमारा है अक्षांश। देखिए अब अक्षांश आपको पता ही है, पृथ्वी पर एक काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो कि इसके मध्य भाग को काटती हैं, इन्हें विषुवत रेखा कहते हैं। इनके ऊपर जैसे जाने पर कहाँ तक जाता है, 90 डिग्री तक जाता है, सेम ऐसे नीचे तक जाता है। तो भारत की स्थिति किधर है, भारत कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में है, और कर्क रेखा भारत से होकर जाती है। तो आप देखेंगे कर्क वृत्त देश के मध्य भाग से जाती है। पहला दिया गया है, कर्क वृत्त देश के मध्य भाग से जाती है। पश्चिम में यह कच्छ के रण से लेकर के यानी कि गुजरात से लेकर के पूर्व में मिजोरम से होकर गुजरती है। देश का लगभग आधा भाग कर्क वृत्त के दक्षिण में स्थित है और आधा भाग जो कि उष्णकटिबंध क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यानी कि कर्क रेखा के दक्षिण वाले भाग को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं और कर्क वृत्त के उत्तर में से शेष भाग को उपोष्णकटिबंधीय है। इसलिए भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय जलवायु एवं उपोष्णकटिबंधीय जलवायु दोनों की विशेषताएं उपलब्ध हैं। तो आपसे क्वेश्चन किया जाएगा कि भारत की जलवायु कैसी है, उष्णकटिबंधीय है कि उपोष्णकटिबंधीय है। तो आप कहेंगे कि भारत की जलवायु दोनों है, क्योंकि कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर जाती है, इसलिए यहाँ पर दोनों प्रकार की जलवायु विशेषताएं देखने को मिलती हैं। आगे देखिएगा, ऊंचाई। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है। आप इस वाले भारत का भौतिक स्वरूप में आप देख चुके होंगे कि भारत के उत्तर में हिमालय है। इसकी औसत ऊंचाई कितना बताए थे, लगभग 6000 मीटर थी। भारत का तटीय क्षेत्र भी विशाल है, जहाँ अधिकतम ऊंचाई लगभग 30 मीटर है। हिमालय मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने से रोकता है। तो हिमालय मुख्य काम क्या है, देखिए हिमालय पर्वत इस प्रकार से है यहाँ भारत में। यहाँ पर मध्य एशिया से आने वाली जो ठंडी हवाएं हैं, ये हिमालय पर्वत रोकने का काम करता है। वहीं मानसूनी पवनों को भी रोक करके उत्तरी मैदान में वर्षा कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखिए ऊंचाई, यानी कि ऊंचाई जो पर्वत होते हैं उनके बारे में बात कर रहा है। देखिए पर्वतों के कारण इस क्षेत्र में मध्य एशिया की तुलना में कम ठंडी पड़ती है। यदि यही पर्वत ना हो तो भारत का उत्तरी मैदान में जीवन यापन करना लगभग असंभव हो जाएगा। वायु दाब एवं पवन। अब वायु दाब एवं पवन के बारे में देखेंगे। भारत में जलवायु तथा संबंधित मौसमी अवस्थाएं निम्नलिखित हैं, वायुमंडलीय अवस्थाओं से संचालित होती हैं। पहला क्या है, वायु दाब एवं धरातली पवनें, ऊपरी वायु परिसंचरण। 2 यहाँ पर दिया गया है, पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ एवं उष्णकटिबंधीय चक्रवात। ये हमारे क्या करते हैं, वायु दाब एवं पवन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों के वाले क्षेत्र में स्थित है। भारत उत्तर पूर्वी पवन वाले क्षेत्र में स्थित है। ए, पवनें उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा उष्णकटिबंधीय उच्च दाब पट्टियों से उत्पन्न होती हैं। उत्तरी गोलार्ध में उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब पट्टियों से उत्पन्न होती हैं। ये दक्षिण की ओर बहती हैं। कोरियालिस बल के प्रभाव के कारण दाहिनी ओर मुड़ जाती हैं की ओर विक्षेपित होकर विषुवतीय निम्न दाब वाले क्षेत्रों की ओर बढ़ती हैं। समानतः इन पवनों
में नमी की मात्रा बहुत कम होती है, क्योंकि ये पौने स्थलीय भागों पर उत्पन्न होती हैं एवं बहती हैं। इसीलिए इन पवनों के कारण वर्षा कम या नहीं होती। इस प्रकार भारत में शुष्क क्षेत्र होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। आइए देखें क्यों। देखिए इसमें क्या बात कर रहा है। इसमें कह रहा है कि भारत उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनों वाले क्षेत्र में आता है, और वैसे तो ये पवनें ठंड होती हैं, लेकिन ये स्थलीय भाग से की ओर से बहने के कारण इनमें कम नमी होती है और भारत की तरफ बहती हैं, तो इस कारण यहाँ की जलवायु शुष्क होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके अन्य कारक हैं जिसमें हम समझेंगे। कोरियालिस बल शब्द आया है, इसके बारे में जान लेते हैं क्या है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल को क्या कहते हैं? कोरियालिस बल कहते हैं। इस बल के कारण पवनें उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर विक्षेपित हो जाती हैं। इसे फेरल का नियम भी कहते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कोरियालिस बल क्या है? पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल को कोरियालिस बल कहते हैं। इस बल के कारण ही जो पवनें हैं उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं ओर मुड़ जाती हैं। तो देखिएगा, इस प्रकार से यदि हम बात करें तो उत्तरी गोलार्ध की बात करेंगे तो यहाँ से यदि पवन चल रही है, इस प्रकार से यदि पवनें इधर इस दिशा में चल रही है तो अपने दाईं ओर मुड़ जाएगी, और इधर इस दिशा दक्षिण गोलार्ध की बात करेंगे तो यहाँ पर यदि पवनें इनकी दिशा यह है तो किधर मुड़ जाएगी? ऊपर दक्षिणी ध्रुव की तरफ। तो यही फेरल का नियम कहता है। भारत की वायुदाब एवं पवन तंत्र अद्वितीय है। शीत ऋतु में हिमालय के उत्तर में उच्च दाब होता है। इस क्षेत्र में ठंडी एवं शुष्क हवाएं दक्षिण में निम्न दाब वाले महासागरीय क्षेत्र के ऊपर बहते हैं। ग्रीष्म ऋतु में आंतरिक एशिया एवं उत्तर पूर्वी भारत के ऊपर निम्न वायुदाब क्षेत्र बन जाता है। इसके कारण गर्मी के दिनों में वायु की दिशा पूरी तरह परिवर्तित हो जाती है। वायु दक्षिण में स्थित हिंद महासागर के उच्च दाब वाले क्षेत्र से दक्षिण पूर्व दिशा में बहते हुए विषुवत को पार कर दाहिनी ओर मुड़ते हुए भारतीय उपमहाद्वीप पर स्थित निम्न दाब की ओर बहने लगती है। इन्हें दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवनों के नाम से जाना जाता है। ये पवनें कोस्ट महासागर के ऊपर से बहती हैं, नमी ग्रहण करती हैं तथा भारत की मुख्य भूमि पर वर्षा कराती हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है। देखिए क्या बता रहा है। इसमें कह रहा है कि जो ठंड के मौसम में यह हिमालय क्षेत्र और इसके आसपास के रीजन में निम्न वायुदाब क्षेत्र बन जाता है। तो यही स्थिति जब गर्मी वाला मौसम आ जाता है, इसमें देखिए हिमालय तथा उसके आसपास क्षेत्र में उच्च वायुदाब क्षेत्र बन जाता है। कब? ठंडी के मौसम में, शीत ऋतु में। वही ग्रीष्म ऋतु में क्या यह स्थिति पलट जाती है, यहाँ पर निम्न वायुदाब क्षेत्र बन जाता है। तो स्थिति क्या होती है कि हिंद महासागर में उच्च वायुदाब की जो पवनें हैं, उच्च वायुदाब की हवाएं हैं, यह निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर बहने लगती हैं। तो यह विषुवत रेखा को पार करते हैं तो क्या स्थिति बनती है? जैसे विषुवत रेखा को पार करेंगी तो उत्तरी गोलार्ध में जाएंगी, इन पवनों की दिशा क्या हो जाएगी? यदि ऐसे पवनें जा रही हैं तो दिशा क्या होगी? किधर मुड़ेंगी? इधर मुड़ेंगी कि इधर मुड़ेंगी? तो आप कहेंगे सर इनकी दिशा दाहिनी तरफ होती है, तो दिशा इनकी इस प्रकार से हो जाएगी। तो यही पवनें हिंद महासागर वाले क्षेत्र से नमी ग्रहण करके मानसून पवनों के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। आगे देखिएगा। इस क्षेत्र में ऊपरी वायु प्रसंचरण पश्चिमी प्रवाह का प्रभाव रहता है। इस प्रवाह का एक मुख्य घटक जेट धारा है। जेट धाराएं लगभग 27 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित होती हैं। जेट धारा की बात कर रहा है, इनकी स्थिति कहाँ होती है?
27 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 27 डिग्री से उत्तर से 30 डिग्री उत्तर के मध्य में होती हैं। इसीलिए इन्हें उपोष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेठ धाराएं कहा जाता है। भारत में ये जेठ धाराएं ग्रीष्म ऋतु को छोड़कर पूरे वर्ष हिमालय के दक्षिण में प्रवाहित होती हैं। जेठ धारा किसे है? ये संक्रीय पट्टी है जिसे पट्टी में स्थित है, जिसे क्षोभ मंडल में अत्यधिक ऊंचाई पर 1200 मीटर से अधिक वाली पश्चिमी हवाएं होती हैं। इनकी गति गर्मी में 110 किलोमीटर प्रति घंटा एवं सर्दी में 184 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। बहुत सी अलग अलग जेठ धाराएं को पहचाना गया है। उनमें से सबसे स्थिर मध्य अक्षांशीय एवं उपोष्णकटिबंधीय जेठ धाराएं हैं। ये जेठ धाराओं के बारे में बताया है, जो कि भारत में कौन से अक्षांश पर रहती हैं? 27 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर रहते हैं। अब देखिएगा, पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ यह क्या है? सर्दी के महीने में उत्पन्न होने वाला पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ भूमध्य सागरीय क्षेत्र से आने वाली पश्चिमी प्रवाह के कारण होता है। पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ का उत्पत्ति क्यों होती है? ये पश्चिमी प्रवाह है। आप देखिए यहाँ से चित्र में यही है। पश्चिमी प्रवाह इस प्रकार से हवाएं चलती हैं, इनके कारण पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति होती है। भूमध्य सागर यहाँ पर है, तो शीत ऋतु में क्या होता है? यहाँ की जो नम वायु है ऊपर उठ करके इनके साथ पश्चिमी विक्षोभ का रूप धारण करके उत्तरी मैदान में वर्षा कराती हैं। तो पश्चिमी विक्षोभ का यही काम होता है। आगे देखिएगा, वे प्रायः भारत के उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में को प्रभावित करती हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात मानसूनी महीनों में साथ साथ अक्टूबर नवंबर के महीनों में आते हैं तथा ये पूर्वी प्रवाह का एक भाग होते हैं एवं देश के तटीय क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। क्या आपने आंध्र प्रदेश उड़ीसा के तटों पर उनके द्वारा किए गए विनाश के बारे में पढ़ा है? तो इस समय क्या होता है, इनके कारण उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश में तटों में भारी विनाश की स्थिति पैदा होती है। आगे देखिएगा क्या दिया है, भारतीय मानसून। अब देखिए भारतीय मानसून क्या है। भारत की जलवायु मानसूनी पवनों से बहुत अधिक प्रभावित है। ऐतिहासिक काल में भारत आने वाले नाविकों ने सबसे पहले मानसून की परिघटना पर ध्यान दिया था। पवन तंत्र की दिशा उलट जाने पर उत्क्रमण के कारण उन्हें लाभ हुआ, क्योंकि उनके जहाज पवन के प्रवाह की दिशा पर निर्भर थे। अरबवासी जो व्यापारियों की तरह भारत आए, उन लोगों ने पवन तंत्र को इस मौसमी उत्क्रमण को मानसून नाम दिया। देखिए भारतीय मानसून को नाम देने का यही कारण था कि ये वर्ष के अनुसार इनकी हवाओं की दिशा में परिवर्तन होता है। इस कारण जो नाविक होते थे उनको नौका चलाने में इससे लाभ की प्राप्ति होती है। इसलिए इन हवाओं को, पवनों को मानसून नाम दिया। आगे देखिए, मानसून का प्रभाव उष्णकटिबंध क्षेत्रों में लगभग 20 डिग्री उत्तर एवं 20 डिग्री दक्षिण के बीच रहता है। तो आप मानसून का प्रभाव कहाँ पर देखने को मिलता है? जब आप विषुवत वृत्त से उत्तर में 20 डिग्री और उसके दक्षिण में 20 डिग्री के मध्य देखने को रहता है। मानसून प्रक्रिया को समझने के लिए निम्नलिखित तथ्य महत्वपूर्ण है। अब देखिए, स्थल तथा जल के गर्म एवं ठंडे होने की विभेदिक प्रक्रिया के कारण भारत के स्थल भाग पर निम्न वायुदाब क्षेत्र उत्पन्न होता है, जबकि इसके आसपास के समुद्रों के ऊपर उच्च वायुदाब क्षेत्र होता है। तो मानसून की उत्पत्ति इसी प्रकार से होती है। हवाओं की गति की दिशा क्या होती है? हमेशा हवाएं उच्च दाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं। यानी कि यदि हवा ठंडी होगी तो वह उच्च दाब क्षेत्र होगा, यदि हवा गर्म होगी तो वहाँ निम्न वायुदाब क्षेत्र होगा। तो यही पहले बता रहा है कि स्थल और जल
कि गर्म एवं ठंडे होने की विभेदी प्रक्रिया, विभेदी मतलब डिफरेंट होना चाहिए, एक समान नहीं। यानी कि जब आप देखेंगे जून और मई के महीने में क्या होता है, उत्तर भारत में बहुत अधिक गर्मी पड़ती है और वहीं विषुववृत्त से नीचे हिंद महासागर में ठंड रहता है। तो क्या होता है कि हवाएं, हमने अभी क्या बताया कि हवाएं हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती हैं। तो आप बताइए इनकी दिशा क्या हो जाएगी? हिंद महासागर की जो पवनें हैं वह भारतीय उपमहाद्वीप की ओर चलने लगेंगी। आगे देखिए क्या कह रहा है। ग्रीष्म ऋतु के दिनों में अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की स्थिति गंगा के मैदान की ओर खिसक जाती है। यह विषुवतीय गर्त है जो प्राय विषुववृत्त के 5 डिग्री उत्तर में स्थित होता है। इसे मानसून ऋतु में मानसूनी गर्त के नाम से जाना जाता है। अब देखिए उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ, यह क्या है? यह सूर्य की किरणें विषुववृत्त पर सीधी यदि पड़ रही हैं तो क्या होगा, 5 डिग्री उत्तर में स्थित एक निम्न वायुदाब क्षेत्र बनेगा। यह क्या होता है, सूर्य की किरणें जून महीने में कहाँ पहुँच जाती हैं? उत्तरी मैदान की ओर पहुँच जाती हैं। तो बताइए इनका नाम हमने क्या बताया? ITCZ। यह निम्न वायुदाब क्षेत्र है, जून के महीने में उत्तरी मैदान की तरफ होता है, तो यहाँ पर निम्न वायुदाब क्षेत्र हो जाता है। तो यही बता रहा है ये मानसून गर्त होता है। गर्त मीन्स मानसून गड्ढा। गड्ढा कहने का मतलब यही है कि जो पवनें हैं ऊंचाई से गड्ढे की ओर जाती हैं, इसीलिए मानसून गर्त की बात कर दिया है। तो आगे देखिएगा आप, हिंद महासागर में मेडागास्कर के पूर्व लगभग 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश के उत्तर उच्च वायुदाब वाला क्षेत्र होता है। अब देखिए यहाँ पर मेडागास्कर के पास, मेडागास्कर देखिए यहाँ पर है, इस स्थान पर इन क्षेत्रों में के आसपास उच्च वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है। क्यों? क्योंकि इस समय क्या है, जून का महीना होता है, तो सूर्य की किरणें कहाँ पर होती हैं? इस स्थान पर। ITCZ कहाँ पर होता है? इस स्थान पर। यहाँ पर हाई प्रेशर होता है और यहाँ पर लो प्रेशर होता है। तो यही इस स्थिति में क्या होता है कि अब पवनों की दिशा किधर होगी? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। तो पवनें इस दिशा की ओर जाने लगेंगी। यही भारतीय मानसूनी पवनों का रूप ले लेती हैं। देखिए आगे क्या दिया गया है। ऊपर होता है, इस उच्च दाब वाले क्षेत्र की स्थिति में तीव्रता भारतीय मानसून को प्रभावित करती है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि जितना उच्च दाब होगा उतना ही मानसून मजबूत होगा। तो इस प्रकार भारतीय मानसून निर्भरता होती है। यदि मेडागास्कर के पास उच्च दाब कमी होगी तो भारतीय मानसून कमज़ोर होगा, यदि बहुत ज़्यादा हाई होगी तो भारतीय मानसून अच्छा होगा। ग्रीष्म ऋतु में तिब्बत का पठार बहुत अधिक गर्म हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप पठार के ऊपर समुद्री तल से लगभग 9 किलोमीटर की ऊंचाई पर तीव्र ऊर्ध्वाधर वायु धाराओं एवं उच्च वायुदाब का निर्माण होता है। देखिए ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है, तिब्बत का जो पठार है ऊंचाई पर बहुत अधिक है, तो यहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, तो यहाँ पर जो हवा है अधिक गर्म हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप समुद्र तल से 9 किलोमीटर ऊंचाई तक क्या होता है, ऊर्ध्वाधर वायु धाराओं उच्च दाब का निर्माण करती हैं। तो आगे देखिएगा क्या है। ग्रीष्म ऋतु में हिमालय के उत्तर पश्चिमी जड़ धाराओं तथा भारतीय प्रायद्वीप के ऊपर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र पूर्वी जड़ धाराओं का प्रभाव होता है। अब ग्रीष्म ऋतु में किन किन का प्रभाव होता है? हिमालय के उत्तर पश्चिम में जड़ धाराएं तथा भारतीय प्रायद्वीप के ऊपर उष्णकटिबंधीय पूर्वी जड़ धाराएं। अब देखिएगा यहाँ पर
हिमालय के ऊपर क्या हो की स्थिति बनती है उत्तर में, यहाँ पर उष्णकटिबंधीय उत्तर पश्चिमी जलधाराएँ होती हैं और वहीं प्रायद्वीपीय पठार के ऊपर क्या होता है, यहाँ पर उष्णकटिबंधीय पूर्वी जलधाराएँ। देखिए अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ ये विषुवतीय अक्षांशों में विस्तृत गर्त एवं निम्न दाब का क्षेत्र होता है। यहीं पर उत्तरी पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें आपस में मिलती हैं। तो यही बता रहा है कि विषुवतीय अक्षांशों में विस्तृत गर्त वाला क्षेत्र होता है, यानी निम्न दाब का क्षेत्र होता है, जहाँ पर उत्तरी पूर्वी एवं दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें आपस में मिलती हैं। यह अपसरण क्षेत्र विषुवत के लगभग समांतर होता है, लेकिन सूर्य की आभासी गति के कारण, यानी सूर्य यदि उत्तरी दिशा की ओर जा रहा है या दक्षिण की दिशा की ओर जा रहा है तो इसके अनुसार ITCZ खिसकता रहता है। इसके अतिरिक्त दक्षिणी महासागरों के ऊपर दाब की अवस्थाओं में परिवर्तन भी मानसून को प्रभावित करता है। सामान्यतः जब दक्षिण प्रशांत महासागर में उष्णकटिबंधीय पूर्वी भाग में उच्च दाब होता है, तब हिंद महासागर के उष्णकटिबंध पूर्वी भाग में निम्न दाब होता है। लेकिन कुछ विशेष वर्षों के दौरान यह दाब की स्थिति विपरीत हो जाती है तथा पूर्वी प्रशांत महासागर के ऊपर हिंद महासागर की तुलना में निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है। देखिए यह स्थिति तो आदर्श स्थिति है, मतलब इस स्थिति में भारत में बारिश तो ठीक ठाक होगी, लेकिन कभी कभी क्या होता है, पूर्वी प्रशांत महासागर के ऊपर हिंद महासागर की तुलना में निम्न वायुदाब क्षेत्र बन जाता है। देखिएगा पूर्वी क्षेत्र में यहाँ पर यदि निम्न कुछ वर्षों में क्या होता है, निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है, तो इससे हिंद महासागर में क्या स्थिति बनती है, इनमें उच्च दाब में भिन्नता आ जाती है, जिस कारण भारत की मानसून में क्या हो जाता है, देरी हो जाता है। दाब की अवस्था में नियतकालिक परिवर्तन को दक्षिणी दोलन के नाम से जाना जाता है। ये स्थिति दक्षिण में होती है, इसलिए इसका नाम दक्षिणी दोलन के नाम से जाना जाता है। डार्विन उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, हिंद महासागर 22 डिग्री 30 मिनट दक्षिण या 131 डिग्री पूर्व तथा ताहिती प्रशांत महासागर 18 डिग्री दक्षिण 149 डिग्री पश्चिम। यह स्थान बता रहा है कि यहाँ पर चेक किया जाता है कि क्या स्थिति है कि दाब में अंतर की गणना मानसून की तीव्रता का पूर्वानुमान के लिए की जाती है। अगर दाब का अंतर ऋणात्मक होता है तो इसका अर्थ होगा कि औसत से कम एवं विलंब से आने वाले मानसून। एल नीनो दक्षिणी दोलन से जुड़ा हुआ एक लक्षण है। यह गर्म समुद्री जलधारा है। एल नीनो कहाँ पर उत्पन्न होती है, प्रशांत महासागर यानी दक्षिणी प्रशांत महासागर में पेरू के तट पर उत्पन्न होती है। यह गर्म जलधारा है, तो क्या होता है कि यह जब जलधारा उत्पन्न होती है तो वहाँ पर निम्न वायुदाब क्षेत्र बन जाता है। तो इस स्थिति में भारत किस प्रकार से जुड़ा हुआ है, अभी हम आगे समझेंगे। जो पेरू की ठंडी धारा के स्थान पर प्रत्येक 2 से 5 वर्ष के अंतराल पर पेरू तट से होकर बहती है। दाब की अवस्था में परिवर्तन का संबंध एल नीनो से है। इस परिघटना को एंसो कहते हैं। एल नीनो दक्षिणी दोलन कहा जाता है। एल नीनो के बारे में क्या है, एल नीनो क्या है कि यह ठंडी जलधारा पेरू के पश्चिमी तट पर ठंडी जलधारा बहती है, लेकिन स्थिति क्या होती है कि ठंडी पेरू जलधारा के स्थान पर अस्थायी तौर पर गर्म जलधारा विकास हो जाता है, जिसका नाम एल नीनो दिया जाता है। एल नीनो स्पेनिश शब्द है जिसका अर्थ होता है बच्चा, जो कि बेबी क्राइस्ट को व्यक्त करता है, क्योंकि यह धारा क्रिसमस के समय बहना शुरू करती है। एल नीनो की उपस्थिति समुद्र की सतह को तापमान को बढ़ा देती है। इस क्षेत्र में व्यापारिक पवनें शिथिल कर देती है। तो यही है, तापमान को यदि बढ़ा देगी तो निम्न
दाब का क्षेत्र बन जाएगा और व्यापारिक पवनों को शिथिल कर देती हैं। आगे देखिएगा क्या दिया है। मानसून का आगमन एवं वापसी। व्यापारिक पवनों के विपरीत मानसूनी पवनें नियत नहीं होती हैं, लेकिन ये स्पंद प्रकृति की होती हैं। उष्णकटिबंधीय समुद्री के ऊपर प्रवाह के दौरान ये विभिन्न वायुमंडलीय अवस्थाओं से प्रभावित होती हैं। मानसून का समय जून के प्रारंभ से लेकर मध्य सितंबर तक 100 से 120 दिनों के बीच होता है। इसके आगमन के समय सामान्यतः वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है तथा लगातार कई दिनों तक जारी रहती है। इसे मानसून प्रस्फोट फटना कहते हैं। इसे मानसून पूर्वी बौछार से पृथक किया जा सकता है। तो भारत में मानसून का आगमन और वापसी की बात कर रहा है कि किस प्रकार से आता है। देखिए, व्यापारिक पवनें क्या होती हैं? नियत होती हैं। यह एक निश्चित दिशा में चलती रहती हैं। वहीं मानसूनी पवनें अनियत होती हैं, लेकिन कुछ प्रकृति आधार पर हम इसका अनुमान लगा सकते हैं। जैसे जून के आरंभ से ही मानसून आना शुरू हो जाता है भारत में और 100 से 120 दिन तक भारत में रहता है। तो इस प्रकार हम इसका अनुमान लगाते हैं। सामान्यतः जून के प्रथम सप्ताह में मानसून भारतीय प्रायद्वीप दक्षिणी छोर में प्रवेश करता है। इसके बाद यह 2 भाग में बढ़ जाता है, अरब सागर की शाखा, बंगाल की खाड़ी शाखा। अरब सागर की शाखा लगभग 10 दिन बाद 10 जून के आसपास मुंबई तक पहुंचती है। यह तीव्र प्रगति है। बंगाल की खाड़ी शाखा तीव्रता आगे की ओर बढ़ती है और जून के प्रथम सप्ताह के आसपास असम में पहुंच जाती है। ऊंचे पर्वतों के कारण मानसूनी पवनें पश्चिमी में गंगा के मैदान की ओर मुड़ जाती हैं तथा मध्य जून तक अरब सागर की शाखा सौराष्ट्र, गुजरात, कच्छ देश के मध्य भाग में पहुंचती है। अरब सागर की शाखा, बंगाल की खाड़ी की शाखा दोनों गंगा के मैदान के उत्तर पश्चिम में के भाग में आपस मिल जाती हैं। दिल्ली में सामान्यतः मानसून वर्षा बंगाल की खाड़ी की शाखा जून के अंतिम सप्ताह में होता है। लगभग 30 जून के आज तक जुलाई के प्रथम सप्ताह तक मानसून पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान में पहुंच जाता है। मध्य जुलाई तक मानसून हिमाचल प्रदेश के विशेष हिस्सों तक पहुंच जाता है। तो यही बता रहा है कि किस प्रकार मानसून पहुंचता है। तो देखिए, यही स्थिति है। मानसून जून के प्रथम सप्ताह में इधर आ जाता है। तो आप देखते हैं इस प्रकार से है। तो मानसून आ जाती है। इसमें बताया है कि 2 शाखाएं विभक्त हो जाती हैं, एक अरब सागर शाखा, एक बंगाल की खाड़ी शाखा। तो यह शाखाएं अरब सागर की शाखा जो मुंबई में वर्षा कराती है तथा यह गुजरात, सौराष्ट्र से होते हुए दिल्ली, पंजाब तक पहुंचती है। वहीं जो बंगाल की खाड़ी शाखा पहले तो असम में जाती है, वहां से मुड़ करके हिमालय के समांतर बहते हुए उत्तरी मैदान में प्रवेश करती है और दिल्ली और पंजाब, हरियाणा के आसपास 29 जून के आसपास यहाँ वर्षा कराती है। तो इस प्रकार से अपना कार्य करती हैं। आगे देखिएगा, मानसून की वापसी अपेक्षाकृत एक कार्मिक प्रक्रिया है। आप इसमें देखना, भारत के उत्तरी पश्चिमी राज्यों में सितंबर से प्रारंभ हो जाती है, वापस होना सितंबर से स्टार्ट हो जाता है। मध्य अक्टूबर तक मानसून प्रायद्वीप के उत्तर भाग को पूरी तरह पीछे हट जाता है। प्रायद्वीप के दक्षिणी आधे भाग में वापसी की गति तीव्र होती है। दिसंबर के प्रारंभ तक देश के शेष भाग में मानसून वापसी हो जाती है। द्वीपों पर मानसून की सबसे पहली वर्षा होती है। यह क्रमशः दक्षिण से उत्तर की ओर अप्रैल के अंतिम सप्ताह से लेकर मई के प्रथम सप्ताह तक होती है। मानसून की वापसी भी क्रमशः दिसंबर और प्रथम सप्ताह, जनवरी के प्रथम सप्ताह तक होती है। इस समय देश के शेष भाग में शीत ऋतु का प्रभाव होता है। यही बता रहा है कि वापस के समय द्वीपों की ओर भी वर्षा होती है। तो आगे देखिएगा, हमने वर्षा के बारे में पढ़ लिया है। देखिए, हम समझते हैं थोड़ा यहाँ एल नीनो किस प्रकार से भारतीय मानसून को प्रभावित करता है। देखिए, अभी बताया गया है कि यह 2 से 5 वर्षों के मध्य उत्पन्न होता है।
और यह गर्म जलधारा के रूप में परिवर्तित हो जाती है, जो पेरू के तट पर समानतः ठंडी जलधारा के रूप में होती है। यदि गर्म जलधारा यहाँ पर बन रही है तो क्या होगा कि यहाँ पर व्यापारिक पवनी का प्रभाव हो रहा है। तो यहाँ इस स्थिति में क्या होता है, पश्चिमी व्यापारिक पवनी यहाँ बहती हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, यदि लो प्रेशर हो जाता है तो व्यापारिक पवनी का दाब जो यहाँ पर हाई प्रेशर की स्थिति होती है, तो यह पवनें एक प्रकार से लो और हाई प्रेशर में समान स्थिति का प्रयास करती हैं। इसलिए यह कहाँ पर क्या होता है, जो उच्च वायुदाब होता है वह निम्न वायुदाब में परिवर्तित होने लगता है, जिस कारण यहाँ की जो दाब है वो कमज़ोर हो जाता है, जिस स्थिति में उत्तर या भारत क्षेत्र में वर्षा कभी अधिक हो सकती है या सूखा की स्थिति बन सकती है। तो इस प्रकार से एल नीनो प्रभावित करती है। ठीक है, ऋतु के बारे में पढ़ते हैं। ऋतु मानसूनी जलवायु की विशेषता एक विशिष्ट मौसमी प्रतिरूप है। एक ऋतु से दूसरी ऋतु में मौसम की अवस्थाओं में बहुत अधिक परिवर्तन होता है। विशेषकर देश के आंतरिक भागों में परिवर्तन अधिक देखने को मिलता है। तटीय क्षेत्रों में तापमान बहुत अधिक भिन्नता नहीं होती है। यद्यपि वर्षा के प्रारूपों में भिन्नताएं होती हैं। आप अपने क्षेत्र में कितने प्रकार की ऋतुओं का अनुभव करते हैं? भारत में मुख्यतः 4 ऋतुओं को पहचाना गया है: शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और कुछ क्षेत्रीय विविधताओं के साथ मानसून का आगमन, मानसून का वापसी। इन 4 ऋतुओं में विभक्त किया गया है। बाकी हम अगले वीडियो में इसके आगे बचे हुए ऋतुओं वाले पार्ट को देखेंगे। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। ऋतुओं वाला पार्ट बचा हुआ है।